नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 4 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट के जीके के लगभग सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है डायरेक्टली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए भी आप हमें डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेली का पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। तो गिरिजा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि पानी को साफ करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो क्लोरीन मिलाया जाता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सितारा देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो सितारा देवी जो कि 8 नवंबर 1920 से 25 नवंबर 2014 तक उनका जन्म था, जो कि 8 नवंबर 1920 में उनका जन्म हुआ था। 25 नवंबर 2014 को उनकी मृत्यु हुई और वो भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब वे मात्र 16 साल की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था। आपसे पूछा गया था कि 5वां संस्करण कहाँ पे हुआ था। तो जो 5वां संस्करण हुआ था दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश की 8 शहरों में हुआ था। यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जैसे कि भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, महेश्वर, मंडला और उज्जैन में इसका आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल जो कि 29 अलग अलग खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये 5वां संस्करण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये सन 2000 में शुरू हुआ था। आपसे पूछा भी था कि कब शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये सन 2000 में शुरू हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जब दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही थी तब भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच लगभग न के बराबर थी। इसलिए ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMJY 2000 में शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जानी थी, जबकि कार्यक्रम की निगरानी योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है कि द्वारा की जाती थी। बात करते हैं, इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक थे जिसको आपको याद रखना होगा, जिसमें था प्रधानमंत्री जो कि ग्राम सड़क योजना, इसी के घटक है। इसमें 25 जो कि 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस योजना का उद्देश्य 2003 तक देश में 1000 से अधिक लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम में सड़कें जो वर्ष के सभी मौसम में संचालित हो सकती हैं प्रदान करना और उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करना था। इसका उद्देश्य 2007 तक उन ग्रामीण क्षेत्रों को 500 की आबादी से जोड़ना था। ठीक है। इसी का दूसरा घटक था ग्रामीण आवास। ठीक है। यह योजना बढ़ती आबादी की आवास संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना था और इसे इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाने की योजना थी।
तीसरा यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ग्रामीण पेयजल परियोजना। स्वास्थ्य पेयजल के लिए किए गए कुल आवंटन में से 25% का उपयोग इस परियोजना के माध्यम से मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, जल संचयन, जल पुनर्भरण और जल संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे जेड सेस जो कि 75% ग्रामीण लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी को सुरक्षित करने के लिए आवंटित किया जाना है। तो इनके घटक भी मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न आया था कि आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा का किला जो कि मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बात करते हैं आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला था मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था, यानी घाघरा का युद्ध हुआ था। बात करते हैं घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे कि जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, शहरी जनसंख्या पूछा था कितनी थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है, जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। इसके बाद केरल ने 47.7% के साथ महाराष्ट्र जो कि 45.2% को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 मिलियन है। हिमाचल प्रदेश 89.97% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे अधिक ग्रामीण राज्य बन गया, जिसके बाद बिहार का स्थान है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जो कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के पास होता है, और जनगणना आपका प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। बात करते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता और इसकी संरचना बहुत ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला या फिर रासायनिक नाम पूछा था, दोनों बता देते हैं। इसका रासायनिक नाम है CaCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य शैली तमिल के मंदिरों में देवदासी के रूप में किया जाता है। अगर ये पूछा गया होगा तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। बाकी दोस्तों, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ और इसे पहले सदिर या फिर दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर ये पूछा गया होगा तो फिर आपका भरतनाट्यम भी हो जाएगा। आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा एक बार कमेंट करके। एक प्रश्न आया था कि उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के हिंदुओं के नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। उगादी चैत्र के महीने में हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मार्च या फिर अप्रैल के महीने में आता है। यह भारतीय त्यौहार खुशी, आशा और प्रकाश की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है, तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो द पैलेस ऑफ इल्यूशन चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो कि महाभारत की एक अवशेष है। पांचाली या फिर द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा जाता है। चित्रा बनर्जी दिवाकर एक
भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवयित्री हैं। उनके प्रमुख उपन्यास जो कि मैं बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसिस, सिस्टर ऑफ माय हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग, बिफोर वी जो कि विजिट द गोडेट्स। ठीक है, उनकी दो नवीनतम कविताएं ब्लेड कैंडल और लिविंग युवा सिटी है। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे कि गेर बोर्ड, ठीक है, अवार्ड, बारबरा डेमिंग मेमोरियल अवार्ड और एलेन मिन्सबर्ग अवार्ड उन्होंने जीत रखा है, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये मार्च 1946 में आया था। बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। बात करते हैं दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन इटली सरकार यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया था। एक उच्च स्तरीय मिशन था जो मार्च 1946 में भारत आया था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य जो कि पैथिक लॉरेंस, जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर थे। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का फैसला किया था। वही बात करते हैं, इसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था जो कि भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। और इसका विफलता का कारण भी था दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस पार्टी न्यूनतम शक्तियों वाले प्रांतों के साथ एक मजबूत केंद्र चाहती थी। मुस्लिम लीग विधायिकाओं में समानता अर्थात मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी। चूँकि दोनों पक्षों के बीच कई वैचारिक मतभेद थे और उन्हें समान आधार नहीं मिला, इसलिए मिशन मई 2046 में अपने स्वयं के प्रस्ताव के साथ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है, तो लगातार तीसरी बार इस कप को भारत ने जीता है और 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर मुकाबला अपने नाम किया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम रामकृष्ण, इसी नाम से इन्हें संबोधित करते थे। साल 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया, इससे इन्हें भारतीय समाज और लोगों के रहन सहन की जानकारी मिली, यानी उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, एक प्रश्न आता है दोस्तों कि वित्त, थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसको कंफर्म कीजिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम सभा में कहाँ पर भाग ली हैं, तो दक्षिण कोरिया में उन्होंने भाग लिया था। दोस्तों ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरे हिसाब से 100% यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली गई होगी। आप कमेंट करके एक बार कंफर्म कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि किस युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध की नीति अपनाई थी, यानी बुद्ध की नीति अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। बात करते हैं दोस्तों, अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता था, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बना, जहां जो कि 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए थे। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध के उपदेश को मानते हुए अहिंसा का अवतार लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने अपने साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने हिंसक खेल पर गतिविधि और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश की और युद्ध को टाल दिया। बुद्ध से प्रेरित होकर उन्होंने धम्म के सिद्धांतों की वकालत की, जिसने साम्राज्य की नैतिकता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संघ सूची के अंतर क्या आता है,
अंतर्गत क्या आता है, तो संघ सूची के मुख्य विषय हैं जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध, शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन और शिपिंग, विदेशी व्यापार, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, चुनाव, उच्च शिक्षा के संस्थान और अन्य शामिल हैं। इन्हीं में से 3 ऑप्शंस जो कि चारों ऑप्शन में से एक दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो कि 100% रियल हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।